हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मलेरिया डिजीज़ के बारे में। अभी पिछले लेक्चर में हमने बात किया था हेमोफीलिया डिजीज़ के बारे में। अगर आपको और भी कोई डिजीज़ के बारे में अगर जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर अगला वीडियो उसके बारे में बनाने की कोशिश करूँगा। तो आइए आज जानते हैं मलेरिया डिजीज़ के बारे में। मलेरिया डिजीज़ क्या होता है? मलेरिया डिजीज़ जो होता है ये किसके कारण होता है? ये प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। मीन्स मलेरिया डिजीज़ इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ विच नेम्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है क्या? प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक पैरासाइट। मीन्स प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक पैरासाइट इसलिए है क्योंकि ये इट रिक्वायर्ड टू होस्ट। जो भी अगर पैरासाइट, कोई भी पैरासाइट अगर टू होस्ट के कारण अपना लाइफ सर्वाइवल कर पा रहा है, लाइफ साइकिल उनका टू होस्ट में अगर चल रहा है तो वो डाइजेनेटिक पैरासाइट होंगे। जैसे में प्लाज्मोडियम है, पहला जो प्राइमरी होस्ट है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं। तो प्राइमरी होस्ट क्या है? प्राइमरी होस्ट जो होता है ये इंपॉर्टेंट होस्ट माना जाता है। इसमें जो होता है सेक्सुअल फेज ऑकर। मीन्स प्लाज्मोडियम का जो सेक्सुअल फेज होता है जिसमें वो रिप्लिकेशन अपने आप को देते हैं, कई सारे प्लाज्मोडियम लार्वा बनते हैं जिसके कारण वो अपने आप को रिप्लिकेट करेंगे, फिर इंटर करेंगे ह्यूमन बॉडी में। ये सेक्सुअल फेज इसमें ऑकर होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है प्राइमरी होस्ट को। सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो ह्यूमन बींग्स है। इसमें असेक्सुअली फेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर। मीन्स असेक्सुअली फेज, इसमें जो होते हैं वो मैच्योर होंगे, अपने आप को सर्वाइव करेंगे। फीडिंग स्टेज जिसमें होता है ह्यूमन बींग्स में, जिसको ट्रोफोजाइट स्टेज कहते हैं। अब असेक्सुअल फेज जो होता है प्लाज्मोडियम का वो ह्यूमन बींग्स में होता है। अब आइए दो महान साइंटिस्ट के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि उन्होंने मलेरिया के बारे में क्या बताया है। जो पहले साइंटिस्ट हैं वो है लेवरन। लेवरन ने बताया कि जो मलेरिया है इट इज़ काज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट। मीन्स लेवरन ने बता दिया कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण होता है। और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है सर रोनाल्ड रॉस, और उन्होंने बताया कि मलेरियल डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मीन्स मलेरिया डिजीज़ जो है ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण फैलता है, ये स्प्रेड होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण। अब आइए बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन। तो हमने पहले ही देखा था कि टू होस्ट रिक्वायर होते हैं प्लाज्मोडियम को, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट जो होते हैं वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हैं, सेकेंडरी होस्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स है। तो आइए पहला सेकेंडरी होस्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन। तो मैन में जानते हैं हम लोग कि जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का वो स्पोरोजॉइट होता है। स्पोरोजॉइट ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का जो मैन में मलेरिया कॉज करता है। अब स्पोरोजॉइट इंटर कैसे होता है मैन में, आइए जानते हैं। जब एक मॉस्किटो जो होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब एक ह्यूमन को बाइट करके जब दूसरे ह्यूमन के पास जाता है, अगर पहला ह्यूमन जिसको बाइट किया अगर वो मलेरियल डिजीज़ का कैरियर है तो वहाँ से वो उसके ब्लड में से स्पोरोजॉइट इंजेक्ट करेगा। और वो स्पोरोजॉइट इंजेक्ट नहीं करता है, अगर कोई एक कैरियर है तो वहाँ से वो गैमेटोसाइट सेक्सुअल स्टेज पे वो इंजेक्ट करेगा। वो गैमेटोसाइट सेल्स वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर मैच्योर होंगे, अपने आप को सेक्सुअली फेज में मैच्योर देंगे, रिप्रोड्यूस होंगे। उसके बाद वो स्पोरोजॉइट स्टेज तक पहुँचते हैं। फिर स्पोरोजॉइट स्टेज पे पहुँच के वो जब मॉस्किटो जिस बाइट ह्यूमन को काटेगा, जिस ह्यूमन को बाइट करेगा तो वहाँ पे वो स्पोरोजॉइट इंजेक्ट कर देता है। वो स्पोरोजॉइट जैसे ही इंजेक्ट होगा ह्यूमन ब्लड में, वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है लीवर सेल्स तक। मीन्स स्पोरोजॉइट डायरेक्ट जाते कहाँ हैं ह्यूमन बॉडी में, वो सीधे लीवर सेल्स के पास जाते हैं ब्लड के थ्रू। अब लीवर सेल्स पे क्यों जाते हैं? लीवर सेल्स तक जाते हैं वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के लिए। लीवर सेल्स के अंदर एंट्री करते हैं स्पोरोजॉइट और असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पे फिर वो लीवर सेल को बर्स्ट करते हैं, मीन्स लीवर सेल को फट जाता है, तो वहाँ से फिर वो निकलते हैं। वहाँ से वो आरबीसी सेल्स में इंटरफियर कर जाते हैं। आरबीसी सेल्स में इंटर करने के बाद जैसे ही वो आरबीसी सेल्स में इंटर करते हैं वहाँ पे भी वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। फिर वहाँ पे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के बाद मल्टीप्लाई होंगे, कई सारे नंबर्स में हो जाते हैं। तो फिर आरबीसी सेल्स को बर्स्ट करके फिर वहाँ से वो सारे
एक आरबीसी सेल्स को इंटर किए, वहाँ को उसको बर्स्ट किए, फिर कुछ नंबर ज़्यादा हो गया उनका, फिर अगले न्यू हेल्दी आरबीसी सेल्स में इंटर किए। तो ऐसे ही इनकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और जैसे ही आरबीसी सेल्स को बर्स्ट करके बाहर निकलते हैं फिर उसी टाइम से हमें मलेरियल सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक हाई सम फीवर और कफिंग, ये सारा जितना भी सिम्टम मलेरिया का है वो सारा शो होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आरबीसी सेल्स बर्स्ट होती हैं। अब जानते हैं, देखिए आरबीसी सेल्स बर्स्ट होने के बाद कुछ तो स्पोरोजाइट स्टेज में ही रहते हैं जो कि हमें मलेरिया कॉज करते हैं। मलेरिया डिजीज़ हम लोग को होता है कुछ स्पोरोजाइट स्टेज के कारण, लेकिन कुछ जो होते हैं गैमेटोसाइट स्टेज में हो जाते हैं। मीन्स जैसे ही स्पोरोजाइट आरबीसी सेल से बर्स्ट होकर बाहर निकलेंगी वो स्पोरोजाइट सेक्सुअल स्टेज में चली जाती हैं और सेक्सुअल स्टेज में जो नाम है वो है गैमेटोसाइट्स। कुछ स्पोरोजाइट तो हमें डिजीज़ कॉज कर दी जो जिनका सिम्टम्स हमें दिख गया, लेकिन कुछ स्पोरोजाइट जो होते हैं वो चेंज हो जाती हैं गैमेटोसाइट्स में, जो एक सेक्सुअल स्टेज है प्लाज्मोडियम का। और गैमेटोसाइट में चेंज होने के बाद ये कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर सकती, ये हमारे ब्लड में आ जाती हैं गैमेटोसाइट्स में। फिर जैसे ही फीमेल मॉस्कीटो, आइए अब लाइफ साइकिल जानते हैं फीमेल मॉस्कीटो का। फिर जैसे ही फीमेल मॉस्कीटो हमें बाइट करती है तो ये गैमेटोसाइट सेल्स जो होती हैं प्लाज्मोडियम की, ये गैमेटोसाइट स्टेज प्लाज्मोडियम का फीमेल मॉस्कीटो इंजेक्ट कर लेता है। फीमेल मॉस्कीटो जैसे ही ये प्लाज्मोडियम का गैमेटोसाइट इंजेक्ट करता है ब्लड में से, फिर उसके बाद जो गैमेटोसाइट का जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है वो मॉस्कीटो के स्टोमक में होता है। मीन्स जो मच्छर होते हैं उनके पेट में है वो गैमेटोसाइट स्टेज प्लाज्मोडियम का, वहाँ से वो मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा, वहाँ से वो कई सारे रेप्लिकेट होंगे और वहाँ से फिर वो सेक्सुअली डिवाइड होने लगते हैं। और जो जैसे ये फर्टिलाइज होते हैं फीमेल मॉस्कीटो के अंदर गैमेटोसाइट्स, तो उनके जाइगोट को कहते हैं, वो जाइगोट जो होता है वो मोटाइल होता है। मीन्स द जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम व्हेन फर्टिलाइज इन फीमेल स्टोमक देन इट इज़ मोटाइल एंड कॉल्ड ओकाइनेट। ओकाइनेट किसे कहते हैं? ओकाइनेट कहते हैं कि जब गैमेटोसाइट स्टेट सेल्स जो होती हैं, जो गैमेटोसाइट सेल्स होती हैं, जो मैन से इंजेक्ट किया रहता है मॉस्कीटो, जो अपने स्टोमक में उसका फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब दो गैमेट मिलते हैं आपस में तो वो एक जाइगोट बना लेता है, वो एक जाइगोट बना लेगा और वो जाइगोट जो होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स इनके पास मूवमेंट होती है, इनके पास सीलिया हो सकता है या फिर फ्लैजला, इनके पास ये मूवमेंट करने लगते हैं ये जाइगोट। जो जाइगोट मूवमेंट करता है उन्हें ओकाइनेट करते हैं, वो जो ये सब जाइगोट ट्रैवल करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब देखिए जब ये जाइगोट मोटाइल मीन्स जब ये मूवमेंट करने लगते हैं तो कोई तो कारण होगा जिसके कारण ये मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये मूवमेंट करते क्यों हैं, यही क्यों जाइगोट मूवमेंट करने लगे? इनका मूवमेंट करने का कारण ये है कि जब वो फीमेल मॉस्कीटो के स्टोमक के अंदर ये जब फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट अगर मूवमेंट नहीं करता, उसके अगर सीलिया या फ्लैजिला जो पोर्स होते, सॉरी मैं कन्फ्यूज़न हूँ सीलिया फ्लैजिला में, अगर जो भी उसके पोर्स हैं अगर वो नहीं होते तो ये मूवमेंट नहीं कर पाते, तो उसके स्टोमक से बाहर नहीं निकल पाते। और जैसे ही मूवमेंट जाइगोट बनने के बाद जैसे ही मूवमेंट करने लगते हैं, ये मूवमेंट करके उनके बोर्ड्स में से थोड़े होल करके वहाँ से ये सब जाइगोट बाहर निकल आते हैं। और बाहर निकल आने के बाद ओकाइनेट जो होता है ये चेंज हो जाता है ओसिस्ट में। मीन्स ओकाइनेट जो होता है वो जाइगोट, मोटाइल जाइगोट को ओकाइनेट कहते हैं, जो कि स्टोमक के बाहर आने के बाद ओसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है फीमेल मॉस्कीटो के अंदर। और ओसिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद स्टोमक के सरफेस पे प्रेजेंट हो जाता है। ओकाइनेट स्टोमक के अंदर था, ओकाइनेट जो है मोटाइल जाइगोट है, फिर वहाँ से वो होल करके वहाँ से बाहर निकले, फिर वो ओसिस्ट में चेंज हुए और वो ओसिस्ट स्टोमक के सरफेस पे प्रेजेंट हो गए मच्छर के। अब देखते हैं कि जैसे ही वो ओकाइनेट ओसिस्ट में चेंज हुए, ओसिस्ट में फिर क्या होता है? ओसिस्ट में चेंज होने का भी तो कोई कारण होगा। ओसिस्ट में चेंज इसलिए होते हैं क्योंकि ओसिस्ट के अंदर ही
स्पोरोजॉइट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब समझे आप लोग, स्पोरोजॉइट फॉर्मेशन स्पोरोजॉइट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ओसिस्ट के अंदर। फिर जैसे स्पोरोजॉइट बन जाते हैं ये स्पोरोजॉइट फिर उनके बॉडी कैविटी में, मॉस्किटो के बॉडी कैविटी में आराम से रिलीज़ हो जाते हैं। फिर जब वो मॉस्किटो किसी को बाइट करेगा तो वो स्पोरोजॉइट इंजेक्ट करेगा। फिर अंदर मैन के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो प्रोसेस बताया दिया कि मैन के अंदर स्पोरोजॉइट ब्लड के थ्रू लिवर सेल्स में जाएंगे, वहाँ पे बर्स्ट करने के बाद बाहर निकलेंगे, आरबीसी सेल्स में जाएंगे, वहाँ पे बर्स्ट करेंगे। हाँ, आरबीसी सेल्स में जो होता है वो स्पोरोजॉइट को आरबीसी सेल्स में ह्यूमन के फीडिंग स्टेज कहा जाता है। फीडिंग स्टेज मीन्स वहाँ पे फीडिंग स्टेज क्या होता है? फीडिंग स्टेज मीन्स जहाँ से स्पोरोजॉइट अपना न्यूट्रिशन लेते हैं आरबीसीज के अंदर से, तो वो ट्रोफोजॉइट स्टेज होता है। ट्रोफोजॉइट स्टेज या फीडिंग स्टेज है जहाँ से स्पोरोजॉइट आरबीसी सेल्स से न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने आप को मैच्योर करते हैं। तो ये मत भूलिएगा, ट्रोफोजॉइट स्टेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे ही स्पोरोजॉइट बॉडी कैविटी में रिलीज़ होगा मॉस्किटो के, फिर ज़्यादातर जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं जिनको इन्फेक्टिव स्टेज माना जाता है, इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है प्लाज्मोडियम का वो स्पोरोजॉइट होता है, वो याद रखिएगा। तो जो स्पोरोजॉइट है जैसे ही ये मॉस्किटो की बॉडी कैविटी में रिलीज़ होते हैं, बॉडी कैविटी में रिलीज़ होने के बाद कुछ तो चले जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में उनके बॉडी के, और कुछ जो होते हैं वो उनके सलाइवरी ग्लैंड को पेंट्रेट करके, मीन्स सलाइवरी ग्लैंड को भेद करके उनके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट हो जाते हैं। और जब वो मॉस्किटो किसी को बाइट करते हैं तो उनके सलाइवा के साथ स्पोरोजॉइट भी इंजेक्ट हो जाता है ह्यूमन ब्लड में। तो वो आप लोग समझे कि मॉस्किटो बाइट करते हैं, उनके अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है, जो डाइजेनेटिक पैरासाइट है, वो टू होस्ट को कैसे अपना लाइफ साइकिल सर्वाइव करते हैं, कहाँ पे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और कहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। याद रखिएगा, मॉस्किटो के अंदर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो आइए एक आपको मैं फिगर दिखाने वाला हूँ। ये फिगर देखिए, ये ह्यूमन हैंड है, आदमी का हाथ है जिस पे एक मॉस्किटो बाइट कर रहा है, और यहाँ पे व्हेन द मॉस्किटो बाइट एंड द ह्यूमन स्पोरोजॉइट आर इंजेक्टेड विद बाइट। यहाँ पे मॉस्किटो ने बाइट किया और यहाँ पे जो पैरासाइट है स्पोरोजॉइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड। मीन्स देखिए, ये बाइट किए, यहाँ पे ये स्पोरोजॉइट है, ये जो दिख रहा है आपको स्पोर्स की तरह, ये स्पोरोजॉइट है, ये ह्यूमन ब्लड में इंटर कर गए, फिर ब्लड के थ्रू ये लीवर तक पहुँचे। ये लीवर है, ये लीवर में आपको स्पोरोजॉइट दिख रहा होगा, ये फिर यहाँ पे भी स्पोरोजॉइट है, ये स्पोरोजॉइट लीवर में इंटर किया, फिर वहाँ पे ये सब अपने आप को मल्टीप्लाई किए। लीवर सेल्स हैं, ये जो स्क्वायर में आपको दिख रहा है, लीवर सेल्स में सब अपने आप को मल्टीप्लाई किए। फिर यहाँ पे लीवर सेल्स बर्स्ट हुआ, यहाँ पे लीवर सेल्स फट गया जब ये सब मल्टीप्लाई कर लिए। फिर यहाँ से ये सब स्पोरोजॉइट रिलीज़ हुए और यहाँ से रिलीज़ होने के बाद ये निकले बाहर। फिर ये आरबीसी की सेल्स हैं जो आपको सामने दिख रही हैं। जैसे मैंने बताया था कि लीवर सेल से निकलने के बाद ये सब आरबीसी सेल्स में इंटर करते हैं, फिर वहाँ पे ये सब असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे, वहाँ पे अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे इंटर किए, यहाँ पे अपने आप को मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहीं पे इनको न्यूट्रिशन मिलता है ट्रोफोजॉइट स्टेज पे। यहाँ से फिर ये बर्स्ट हुआ, आरबीसी सेल भी फटा, तो ये स्पोरोजॉइट यहाँ से निकले और यहाँ से जो है कुछ स्पोरोजॉइट जो डिजीज़ कॉज करते हैं और कुछ चले गए सेक्सुअल स्टेज, गैमेटोसाइट्स डेवलप्ड इन आरबीसी। आरबीसी में कुछ गैमेटोसाइट स्टेज पे डेवलप हो गए और कुछ स्पोरोजॉइट फट के बाहर निकल गए जो डिजीज़ कॉज किए मलेरिया। लेकिन जो गैमेटोसाइट्स जो था वो फिर ह्यूमन ब्लड में वापस पहुंच गया, और वो ह्यूमन ब्लड में पहुंचने के बाद जब मॉस्किटो हाथ पैर कहीं भी काटता है, जैसे ही मॉस्किटो काटेगा तो यहाँ पे उसने गैमेटोसाइट्स इंजेक्ट कर लिया अपने अंदर। गैमेटोसाइट्स जो स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट, उसको मॉस्किटो ने इंजेक्ट किया अपने अंदर। फिर यहाँ से मॉस्किटो के अंदर जैसे ही इंजेक्ट हुआ, मॉस्किटो के स्टोमक में फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो स्टोमक। मॉस्किटो के अंदर पेट में ये फर्टिलाइजेशन ऑकर हुआ। फिर यहाँ से ये जो स्पोरोजॉइट, ये जो आपको पोर्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये स्पोरोजॉइट्स हैं और ये सलाइवरी ग्लैंड है। फिर जैसे ये फर्टिलाइजेशन ऑकर हुआ, इसके बाद ये स्टोमक से बाहर निकली जाइगोट जो है, ये मोटाइल है, ये देखिए, ये जो ऐसे निकला ये मोटाइल है, जाइगोट मोटाइल है।
मोटाइल मतलब ये मूवमेंट करता है और ये फिर स्टोमक से बाहर निकल के स्टोमक के सरफेस पे प्रेजेंट हो गया। फिर स्टोमक के सरफेस प्रेजेंट होने के बाद जहाँ पे ये ओसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, ओसिस्ट में स्पोरोजाइट स्टेज डेवलप हुए, फिर वो स्पोरोजाइट बाहर निकले, कुछ तो और डिफरेंट ऑर्गन में चले गए और कुछ चले गए सलाइवरी ग्लैंड में मॉस्किटो के, जहाँ से फिर वो इंजेक्ट करेगा किसी ह्यूमन बीइंग्स को, तो वहाँ से वो फिर स्पोरोजाइट इंजेक्ट होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये देखिए प्लाज्मोडियम की जो 3 स्पेसीज हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं। पहली है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम और तीसरी है प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन इंडिया, मीन्स ये सबसे ज़्यादा डिजीज़ कॉज करने वाली मलेरिया की ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही है। ये पैरासाइट जो है प्रोटोजोआ पैरासाइट, ये सबसे ज़्यादा डिजीज़ कॉज करता है इंडिया में अपने। और जो दूसरी है वो है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, ये जो है ये भी कॉमन है, ये भी डिजीज़ ज़्यादातर कॉज करती है। और ये जो पैरासाइट है सबसे डेंजरस होता है। इस पैरासाइट ने अगर मलेरिया कॉज करता तो बचने का चांस बहुत कम रहता है, बहुत रेयर केस में आदमी बचते हैं, बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं अगर ये पैरासाइट डिजीज़ कॉज करता है। और तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया इट इज़ कॉमन इन अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका, जितने भी ट्रॉपिकल अफ्रीका है वहाँ पे ये कॉमन होते हैं। और ये बहुत हैवी डेंजरस पैरासाइट नहीं है और ये नॉर्मल पैरासाइट है। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको इस लेक्चर के बारे में बताया। आइए इन तीनों के मैं आपको इंक्यूबेशन पीरियड बता देता हूँ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो है, इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड ये आपका होता है 14 डेज़ का। और प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये आपका है 12 डेज़ का। और प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये आपका है 28 डेज़ का। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड आपको मैं बता दूं कि एक और है प्लाज्मोडियम ओवेल। 4 जो है मलेरिया के 4 स्पेसीज जो हैं ये मलेरिया डिजीज़ कॉज करती हैं। जो प्लाज्मोडियम ओवेल है, ये जो चारों स्पेसीज में सबसे रेयरेस्ट स्पेसीज यही है, मीन्स ये डिजीज़ बेहद कम कॉज करती है। सबसे रेयरेस्ट, सबसे कम पाई जाने वाली डिजीज़ इस पैरासाइट के द्वारा होती है। और ये इंडिया में नहीं दिखाई देता है, ये इंडिया में कभी नहीं होता ये डिजीज़। इस पैरासाइट के द्वारा डिजीज़ ज़्यादातर इंडिया में होता ही नहीं है कभी। और इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड जो है, इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड है आपका 14 डेज़ का। हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है मैं आपको बता दूँ। इंक्यूबेशन पीरियड होता है मीन्स जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जिस दिन ये पैरासाइट इंटर हुआ आपके बॉडी में और उसके जितने दिन के बाद तक जब तक सिम्टम्स नहीं आ जाता उस गैप को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड आइए एक बार फिर से समझाता हूँ कि मान लीजिए मॉस्किटो पैरासाइट ने इंजेक्ट किया आपके अंदर स्पोरोजॉइट और वो वाइवेक्स का है, और अगर वो इंजेक्ट किया तो वो 14 दिन के अंदर ही और वो लीवर सेल्स में जाएंगे, वहाँ पे बर्स्ट होंगे, वहाँ से फिर निकलेंगे तो आरबीसी सेल्स में बर्स्ट होंगे, वहाँ से फिर वो स्पोरोजॉइट सिम्टम्स हो, मतलब मीन्स इंक्यूबेशन 14वें दिन वो अपना सिम्टम शो करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का स्पेसीज रहा तो, अगर वो स्पोरोजाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का स्पेसीज रहा तो वो इंक्यूबेशन पीरियड 14वें दिन वो अपना लक्षण जो है मलेरिया का वो 14वें दिन स्टार्ट कर देगा। मीन्स अगर बॉडी में इंटर होता है, अगर द एंट्री ऑफ इन्फेक्टिव स्टेज और स्पोरोजाइट इन ह्यूमन बींग and the coming of symptoms, the gap between these called incubation period. I hope you all understand. and और इनके सिम्टम्स के बारे में अगर बात कर लें तो इनका सिम्टम्स जो है वो मलेरिया का सिम्टम्स होते हैं मस्कुलर पेन होते हैं, हेडेक होगा,
और फीवर होगा अगर 14वें दिन फीवर आ जा रहा है तो समझ लीजिए मलेरिया है। अगर मच्छर काटने के बाद फीवर आएगा 14वें दिन, अगर मॉस्किटो के काटने के बाद, और फीवर समझ लीजिए कि पहले थोड़ा स्लो आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और ये हाईली रीच जो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये बढ़ सकता है फीवर, और ये बहुत हाई हो सकता है फीवर हाई आने लगता है धीरे धीरे। मलेरिया जैसा ही डेंजरस होते जाता है। मलेरिया बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके, और इसके जो ट्रीटमेंट है वो भी कुछ है। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम एक है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसके कारण एंटी मलेरियल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच कंट्रोल मलेरिया, ये एक एंटी मलेरियल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के तरफ से जो कि मलेरिया को कंट्रोल करती है। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम बता देता हूँ, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आप लोग समझ गए होंगे। ये एंटी मलेरियल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि मलेरिया को कंट्रोल करती है। दूसरी जो है कुछ ड्रग्स हैं जैसे क्विनीन हो गए, कुछ ड्रग्स के मैं नाम बता देता हूँ आपको जो मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें से आता है एक क्विनीन, ये सबसे ओल्डेस्ट ड्रग है मलेरिया के लिए। मलेरिया के लिए सबसे ओल्डेस्ट ड्रग क्विनीन है जो मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और भी कई सारे ड्रग्स हैं जिनका अलग अलग पर्पज़ है। और क्विनीन जो होता है ये निकलता कहाँ से, ये सिंकोना, क्विनीन जो है ये बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री के बार्क से ये क्विनीन ड्रग्स निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि सिंकोना ट्री पाया जाता है आपका ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ में, श्रीलंका में और पेरू में। ये सब जगह वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, पेरू, ये सब जगह सिंकोना ट्री पाया जाता है जहाँ से क्विनीन ड्रग निकाला जाता है मलेरिया को ठीक करने के लिए। और भी कई सारे एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं जैसे प्राइमाक्विन हो गया, क्लोरोक्विनीन हो गया और कैमोक्विन हो गया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्विनीन ही है। और तो थैंक यू, और बताइए आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें कि नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से लेके आऊँ आपके पास, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।